देखिए, जिन लोगों का नहीं हुआ है लिखना, बाद में लिख लेंगे। अब लिखने में बहुत वक्त चला जाएगा आपका। पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं स्टार्टिंग से, उसके बाद फिर जिन लोगों का छूटा है लिख लीजिएगा, आपको वक्त दिया जाएगा। ठीक है। हम लोग डिविडेंड पॉलिसी के अंदर, जो लोग थोड़े इरेगुलर रहते हैं वो लोग खास करके सुने। डिविडेंड के अंदर हम लोग अभी तक वाल्टर मॉडल किए और गॉर्डन मॉडल किए। वाल्टर मॉडल के अंदर मार्केट प्राइस जनरली फाइंड आउट करना होता है। गॉर्डन मॉडल में भी हम लोग मार्केट प्राइस ही फाइंड आउट कर रहे थे। ये बात भी आप लोग देख लिए कि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें क्लियरली दी हुई रहती हैं, तो फॉर्मूलाज आपको याद है, पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिए, इजी लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक दो चीज़ें हाइड रहती है, तो वो हम लोगों को थोड़ा सोच कर फाइंड आउट करके पहले उसके बाद प्रोसेस में मूव करना पड़ता है। जैसे अभी आते ही एक बच्चा पूछा क्या कि सर एक सम्स कर रहे थे, उसमें रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हुआ था। मैंने उसके बारे में बताया था ऑलरेडी, शायद उसके दिमाग से हट गया हो, तो फिर से मैंने कहा कि अगर सम्स में रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया है तो आप एक बार सम्स को केयरफुली पढ़ के देखो, क्या उसमें अर्निंग दी हुई है। उसने कहा हाँ। मैंने कहा कितना? उसने कहा 2 लाख। हमने कहा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। उसने कहा हाँ। हमने कहा कितना? उसने कहा 10 लाख। हमने कहा निकल गया आपका रेट। आपको रेट निकालने का एक तरीका बताया गया था, अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख करोगे, आपको 0.2 मिल जाएगा। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिटर्न 20%। समझ रहे हैं? तो ऐसे कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें वहाँ नहीं रहेगी, आप उसको केयरफुली देखोगे, आपने जो सम्स बनाया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ें मिसिंग हैं वो कैसे निकाली जाएंगी। वैसे भी हमारा डिस्कशन दिया हुआ है, तो जो लोग क्लास मिस किए हैं वो लोग एक बार डिस्कशन देखें। ठीक है। अभी हम लोग तीसरे स्टेप में आ रहे हैं एमएम मॉडल के अंदर, मॉडिग्लियनी एंड मिलर मॉडल के अंदर। तो जब फर्स्ट क्लास डिस्कस किया गया था, तो फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया गया था कि मॉडिग्लियनी एंड मिलर मॉडल के अंदर हम लोग सिर्फ मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट नहीं करते। मॉडिग्लियनी एंड मिलर का जो ओवरऑल डिस्कशन है वो किसके ऊपर है? वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर। मतलब उन्होंने ये प्रूफ किया था कि वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल वैल्यू फर्म के, उसके ऊपर आपका कोई भी असर नहीं पड़ता डिविडेंड का। मतलब कंपनी डिविडेंड पे करे या डिविडेंड पे ना करे, उसका जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, पर शेयर नहीं, टोटल वैल्यू, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब ये वाली जो पूरी कैलकुलेशन है एमएम मॉडल की, वो हम लोग 3 स्टेप में प्रूफ करते हैं। पहले आप लोग एक बार सुन लें, उसके बाद फिर हम लोग सम्स में जाएंगे। पहला स्टेप में हम लोग फाइंड आउट करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। पहला स्टेप इसका भी मार्केट प्राइस पर शेयर का है। दूसरे स्टेप में हम लोग फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ न्यू इशू, मतलब मार्केट में नंबर्स ऑफ न्यू इश्यूज कितना हुआ है। इसको प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू भी बोलते हैं, कि कितना फ्रेश इशू करके कंपनी के पास फंड आया है। ठीक है। नंबर ऑफ न्यू इश्यूज सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट करते हैं। और थर्ड स्टेप में हम लोग फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है। ये तीनों स्टेप आपको करना होगा। अगर सम्स में ये बोलेगा कि पूरा मैटर प्रूफ करो, तो अब इन सारी थॉट को लेकर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। 1 नंबर मैं नहीं करवाया, क्योंकि 1 नंबर दूसरे वाले क्लास में करवाए थे, तो वो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग डायरेक्ट देख लीजिएगा। समझ रहे हैं? तो 1 और 2 वहां से कर लेंगे, 3 हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं, और आगे के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग भी बैठ के घर में कुछ प्रैक्टिस किया कीजिएगा। ठीक है। और अब तो करोगे भी, एग्जाम करीब है कि नहीं? तो एग्जाम वाला हार्मोन भी वर्क कर रहा होगा कि चलो भैया आप पढ़ते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखना बाबू, पेज नंबर 109 में है। रिया लिमिटेड बिलोंग्स टू द रिस्क क्लास फॉर विच द एप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। चलिए फोन गिर गया किसी का, 10 सेकंड का मौन धारण करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होगा कि कैलकुलेटर किताब कॉपी गिरा कोई बात नहीं, लेकिन फोन गिर जाता है तो थोड़ा सा तकलीफ होती है मन में किसी, है कि नहीं। चलिए 10 सेकंड का मौन जो है वो बोलने में ही निकल गया। अब हम लोग सम्स को वापस से देख लेते हैं। मेंशन कर रहा है रिया लिमिटेड बिलोंग्स टू द रिस्क क्लास
फॉर विच द एप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है जिसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इट करेंटली हैज आउटस्टैंडिंग 50,000 शेयर्स सेलिंग एट ₹100 ईच। 50,000 इसके पास शेयर्स है पहले से, इसको आप नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर भी बोल सकते हो। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना है? 50,000, और अभी मार्केट में किस भाव में है ये? 100 रुपए, ठीक है। द फर्म इज contemplating the declaration of a dividend at ₹5 पर शेयर एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि 1 साल के बाद हम लोग ₹5 पर शेयर डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो डिविडेंड पर शेयर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव नेट इनकम ऑफ ₹5 लाख। कंपनी सोच रही कि 5 लाख रुपया इनकम कमाएगी। एंड हैज ए प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख। और कंपनी के पास एक प्रपोजल आया है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कितने का? 10 लाख का, ठीक है। तो अर्निंग दी हुई है सम्स में कितने की? 5 लाख की, और इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट कितना दिया हुआ है? 10 लाख का। आगे बोल रहा है सो अंडर MM मॉडल द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। आपको प्रूफ करना है कि डिविडेंड का पेमेंट फर्म के वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। मतलब डिविडेंड देने पर फर्म का जो वैल्यू होगा, डिविडेंड नहीं देने पर फर्म का वैल्यू उतना ही रहेगा। समझ रहे हैं? तभी तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना। अब इस चीज को हम लोग फॉलो करते हैं 3 स्टेप में, एक एक करके आप लोग देखिएगा जरा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा? हम लोग फाइंड आउट करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। लिखे थे आप लोग, फर्स्ट डिस्कशन देखे होंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग निकाल रहे हैं P0। P0 हमारा इंडिकेट क्या कर रहा है? इधर मेंशन करना होगा आपको करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, जो कि कितना दिया हुआ सम्स में? 100 रुपया। दिखा? आराम से समझिएगा। एक क्वेश्चन समझ लिए, समझ लो कि आप इसका 90% पार्ट समझ लिए। दूसरे तीसरे सम्स में थोड़ी बहुत चीजें चेंज रहेगी, इसलिए आराम से समझिएगा पूरा केयरफुली। आप खुद ही दूसरा तीसरा सम्स पढ़ोगे, आपको लगेगा हाँ इतना तक तो ठीक है, बस ये वाला पॉइंट का क्या होगा। मैं एक हिंट दूंगा, आप कर पाओगे। समझ रहे हैं? उसके बाद इधर लिखे P1। P1 हमारा इंडिकेट कर रहा है मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद हमारा मार्केट प्राइस कितना होगा, ये हम लोग निकालेंगे। तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। D1 है हमारा डिविडेंड पर शेयर आफ्टर 1 ईयर। ये भी सम्स में दिया हुआ था, कितना? 5 रुपया। कभी कभी थोड़ा ये मिसिंग करके देता है, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे इजिली, थोड़ा अगर ढंग से पढ़े हुए सम्स को। तो उसके बाद यहाँ पर है 1 + KE। KE हमारा इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि सम्स में दिया हुआ है कितना? 10%। हम लोग 1 के साथ कैलकुलेशन लेते हैं, इसलिए उसको क्या करते हैं? 0.1 लिखकर कैलकुलेशन करें, ठीक है। 1 के साथ जहां जहां कैलकुलेशन ली जाती है तो हम लोग परसेंटेज में नहीं लेते हैं, इसको 100 से डिवाइड करके पॉइंट में लेते हैं। क्लियर है? नहीं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला सम्स जब आप बनाना शुरू करोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो यही कंफ्यूजन आ जाता है कैलकुलेशन में कि कब पॉइंट में ले रहे हैं, कब परसेंटेज में ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी क्लियर करनी पड़ेगी। जब टीचर आपको बताता है कि कैसे लेना है किस जगह पर, वहां थोड़ा क्लियरली आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिख गया। अब हम लोग निकाल रहे हैं P1। अब P1 निकालने के लिए 2 बार निकालेंगे। पहले हम लिखे हैं व्हेन डिविडेंड पेड, जब डिविडेंड पेड कर रहे हैं। P0 हमारा दिया हुआ 100, P1 हमको निकालना है। D1 कितना लिए? 5 रुपया, है ना। डिवाइडेड बाई 1 + KE कितना है? 0.1। अब इसको सॉल्व कीजिए। P1 + 5, इधर तो 100 है ही है, इसको जोड़ दोगे तो 1.1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं सिंपली, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 110। P1 + 5, 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा P1 कितना आ गया? 105। ये कब आया है? जब डिविडेंड पेड होगा तब। क्लियर है? एक बार और निकालेंगे, जब डिविडेंड नॉट पेड। यहां पर लिखा है व्हेन डिविडेंड नॉट पेड। तो सिंपली आपको करना क्या है कि जो D1 आप ले रहे थे ना यहाँ पर 5 रुपया, वो आपको D1 के जगह पर कितना ले लेना है? 0, ठीक है। P0 हमारा दिया हुआ 100, P1 तो अपने को निकालना है, D1 के जगह ले लिए कितना? 0,
और 1 प्लस के है 0.10, दिखा। तो P1 प्लस 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P1 इधर आ गया, और ये 1.1 आएगा ना जोड़कर, 1.1 को 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 110, ये P1 निकल गया। और आप लोग अगर मेरी बात सुन रहे हो तो एक बात आपको बता दूं, इस सम्स में तो बोला था कि वैल्यू ऑफ द फर्म प्रूफ करो पूरा, तो हम लोग लास्ट स्टेज तक जाएंगे, लेकिन कभी कभी सम्स में एक छोटा सम्स दे देगा, MM मॉडल से मार्केट प्राइस पर शेयर निकालो, तो आप सम्स को केयरफुली पढ़ लीजिएगा। अगर वो सिर्फ ये बोला कि एज पर MM मॉडल फाइंड आउट द मार्केट प्राइस आफ्टर 1 ईयर, समझ रहे हैं, तो आपका आंसर यहां तक खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर वो बोला एज पर MM मॉडल फाइंड आउट द मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 1 ईयर, तो आप दिमाग में ये मत लेकर चलिएगा कि MM मॉडल में हमको 3 स्टेप करना है, 3 स्टेप करना है, 3 स्टेप करना है, नहीं, सिर्फ वो क्या पूछा है, फाइंड आउट द मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 1 ईयर, तो आपका कैलकुलेशन यहाँ तक खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोग फर्स्ट स्टेप में यही फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम लोग निकालते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं N1 से। N1 इक्वल्स में लिखे I माइनस E माइनस ND1 डिवाइडेड बाई P1। ये P1 जो है ना ऊपर से हम लोग लेंगे, इसलिए हम लोग स्टेप 1 फाइंड आउट किए भी थे। समझ रहे हैं? N1 इंडिकेट कर रहा है हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। I है इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट, जो कि सम्स में दिया हुआ है कितना 10 लाख। E है हमारा अर्निंग ऑफ द फर्म, जो कि सम्स में दिया हुआ है कितना 5 लाख। N है हमारा नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो कि सम्स में दिया हुआ है कितना 50,000 शेयर्स। अच्छा, 50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऐसा बोलकर देता है, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, जो लोग नहीं सुने उनको बता दूं। आउटस्टैंडिंग वर्ड यहाँ पर ये नहीं इंडिकेट करता कि वो शेयर बाकी है। जैसे अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं ना कि आउटस्टैंडिंग है तो बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर बाकी नहीं समझना है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या बताया था हमने, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द मार्केट, मतलब इस कंपनी के पास अभी 50,000 शेयर्स है जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब N1 हम लोग यहां भी 2 बार निकालेंगे, व्हेन डिविडेंड पेड, तो व्हेन डिविडेंड पेड में हम लोग क्या लिखे N1 I दिया है 10 लाख माइनस E है 5 लाख, N है हमारा 50,000, D1 है 5 डिवाइडेड बाई P1 ये वाला ले रहे हैं, दिख रहा है आपको कितना 105। ये माइनर कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखोगे, छोटे बच्चे तो है नहीं, फाइनल ईयर देने जा रहे हैं, है ना, तो इतना दिमाग लगा सकते हैं कि जब हम व्हेन डिविडेंड पेड वाला लेंगे तो जरूरत पड़ने पर जब ऊपर से फिगर लेंगे तो डिविडेंड पेड वाला लेंगे, नॉट पेड वाले में अगर ऊपर का फिगर लेंगे तो नॉट पेड वाला लेंगे। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दें, बता दें आपको, एक बार सॉल्व करके कैलकुलेशन भी बता दें। 10 लाख तो ये ले लिए, 5 लाख और इधर कितना होगा 50,000 इंटू 5 2,50,000, 5 लाख में 2,50,000 जाएगा तो बचेगा कितना 2,50,000। तो 10 लाख माइनस 2,50,000 डिवाइडेड बाई 105, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 105। इसको डिवाइड नहीं किया मैंने क्योंकि ये मेरा फाइनल फिगर नहीं है, इसकी कैलकुलेशन आगे भी होगी, आप चाहें तो डिवाइड करके लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? और दूसरी बार निकाल दिए व्हेन डिविडेंड नॉट पेड, तो व्हेन डिविडेंड नॉट पेड में भी हमारा I 10 लाख ही रहेगा, माइनस E 5 लाख है, माइनस N है 50,000, बस D1 के जगह कितना ले लेना है 0, और डिवाइडेड बाई P1 जब लेंगे तो ये दूसरा वाला P1 लेंगे 110। क्लियर है? अब सॉल्व करके देख लीजिए, इधर वाला एरिया कितना होगा 50,000 इंटू 0 हो जाएगा, तो 10 लाख माइनस 5 लाख कितना आया 5 लाख डिवाइडेड बाई 110। इसको भी मैंने डिवाइड नहीं किया, एक्चुअली ये डिवाइड करने से ना पॉइंट में आ जाएगा, समझ रहे हैं, तो मैंने डिवाइड नहीं किया क्योंकि वो मेरा फाइनल फिगर नहीं है, हमको अभी उसकी कैलकुलेशन में आगे जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्ट वही फिगर उठाकर ले लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या फाइंड आउट किए, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू N1। अब अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हो तो दूसरी बात फिर से सुन लीजिएगा, सम्स को केयरफुली पढ़िएगा,
अगर वो सम्स में मेंशन किया है कि फाइंड आउट द प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू यहां तक, तो आपका सेकेंड स्टेप तक ही आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे होंगे मेरी बात, है कि नहीं? अगर वो मार्केट प्राइस पर शेयर खाली पूछा, तुम्हारा आंसर फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट। अगर वो पूछा कि फाइंड आउट द प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, यहां तक लाइन लिखा है, तो आपका आंसर सेकेंड स्टेप में कंप्लीट। ठीक है, वही चीज निकाले हैं। और अगर बोला कि प्रूफ एज पर एमएम मॉडल फर्म इंडिपेंडेंट, तब आप क्या करोगे? स्टेप 3 लोगे। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। और वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए क्या लेते हैं हम लोग? V इक्वल्स है n प्लस n1, दोनों का ऑलरेडी मीनिंग उधर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है? P1 वो भी लिखा हुआ है, माइनस I प्लस E डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। तो सारी की नोटिफिकेशन ऑलरेडी लिखी गई है स्टेप 1 एंड 2 में, इसलिए यहां हम लोग फिर से लिखे नहीं। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन पुट कर रहे हैं। देखिए, व्हेन डिविडेंड पेड, एन है हम आपका नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, कितना है? 50,000। N1 आप यहां निकाले थे ना, ये देखिए 7,50,000 डिवाइडेड बाई 105 दिखा, तो इसको डायरेक्ट मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, और ब्रैकेट के बाद क्या है? P1 हमारा इसका कितना निकला था? 105 दिख रहा है ना, 105 लिख दिए। माइनस I है 10 लाख प्लस E है 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1। ठीक है, मैथ्स आप लोग की स्ट्रांग है, तो आप लोग जानते हैं कि ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो मल्टीप्लिकेशन दोनों फिगर के साथ होगा, है ना? अच्छा, तुम ये सोच रही हो क्या कि कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर ले रहे हैं? ओके, नहीं, हाँ, आज तो रिजल्ट आना है, तो हम लोग उसके बाद सोचेंगे। देखिए, अच्छा, रिजल्ट पे बाद में चर्चा कर लेंगे, फोकस नहीं तोड़िए अपना। 50,000 हमारा नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर है प्लस, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इस 50,000 का भी 105 से मल्टीप्लाई होगा, तो 50,000 इंटू 105 करोगे तो कितना आएगा? 52,50,000। ठीक है, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप दिख रहा है 7,50,000 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 105, तो ये तो 105 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना? 7,50,000। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया था, इसको यहां पर डिवाइड करके नहीं लिखा था। अभी समझ आया? अगर इसको यहां डिवाइड करते और मान लो वो पॉइंट में आ जाता, तो मेरा यहां का कैलकुलेशन भी सिर्फ पॉइंट में चलना शुरू हो जाता, है ना? तो अगर आपको स्टेप 3 तक लेना है, तो पॉइंट अगर फ्रैक्शन में आ रहा है ना फिगर, तो उसको छोड़ दीजिए और क्या कीजिए, उसको डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दीजिए। आपका कैलकुलेशन क्या होगा? स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात है उससे रिलेटेड, वो मैं सम्स कंप्लीट करके बताऊंगा। माइनस I 10 लाख था और 5 लाख डिवाइडेड बाई, इसको जोड़ दिए, कितना आया? 1.1। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों ऐड करके आया 60 लाख। 60 लाख में 10 माइनस किए तो आया 50 प्लस 5 करके कितना आ गया? 55 लाख डिवाइडेड बाई 1.1। आप डिवाइड करोगे, आपका वैल्यू कितना आ गया? 50 लाख। और जब हम लोग डिविडेंड पेड नहीं कर रहे हैं, नॉट पेड, उसमें देखिए V इक्वल्स टू N तो वही है प्लस N1 अलग है, ये वाला दिखा 5 लाख डिवाइडेड बाई 110। फिर P1 इसका भी लेंगे तो P1 इसका भी आया था कितना? 110 माइनस 10 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1। तो ये 50,000 का 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 इंटू 110 करोगे तो आएगा 55 लाख, और इसका 5 लाख डिवाइडेड बाई 110 इंटू 110 करोगे तो ये 110 कट जाएगा और बचेगा कितना? 5 लाख। माइनस 10 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये भी कितना आ रहा है? 55 और 5 60 माइनस 10 50 में 5 ऐड करेंगे 55 डिवाइडेड बाई 1.1, कितना आ गया वैल्यू? 50 लाख। नीचे अपना स्टेटमेंट लिख देंगे। एबव एनालिसिस क्या प्रूफ कर रहा है कि वैल्यू ऑफ द फर्म दोनों केसेस में सेम आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एज पर एमएम मॉडल फर्म इंडिपेंडेंट है, चाहे वो डिविडेंड दे या डिविडेंड ना दे, उसकी वैल्यू सेम रहेगी।
ठीक है। तो सम्स अगर पूरा पूछेगा तो आप पूरा लिखोगे, लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखोगे। और अगर मान लीजिए ब्रेक करके पूछा तो सम्स को पढ़ लीजिएगा। अगर वो सिर्फ प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू पूछा तो स्टेप 2 तक आपको निकाल के छोड़ देना है। मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 1 ईयर तक पूछा तो स्टेप 1 आपको निकाल कर छोड़, ठीक है। ओके, अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिकल बात है, ये तो सम्स का हो गया पूरा क्लियरेंस। जैसे जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जैसे आप 5 लाख को 110 से डिवाइड करोगे, है ना, तो ये फिगर आपका पॉइंट में आ जाएगा। जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम लोग यहाँ निकाल क्या रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रेश इशू, मतलब कितना शेयर इशू होगा। और नंबर ऑफ शेयर फ्रैक्शन में, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि अभी तक इंडिया में फ्रैक्शन में शेयर्स इशू नहीं होता। समझ रहे हैं? इन फ्यूचर क्या होगा वो बात की बात है, इस पे चर्चा चल रहा है। लेकिन अभी तक क्या है, कोई भी कंपनी फ्रैक्शन में शेयर इशू नहीं कर सकती। जैसे 53,067.5 आ गया, ऐसा कोई शेयर इशू नहीं होगा, फ्लैट होगा जो भी इशू होगा। समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट में हम लोगों का प्रैक्टिकली आना नहीं चाहिए। लेकिन सम्स में क्या होता है, हम लोग तो फिगर पे कैलकुलेशन करते हैं, तो फिगर वो जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेशन अगर होगा तो आपका पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका फाइनल यहीं तक निकाल के करना है तो आप पॉइंट में भी निकाल कर अपना आंसर दे दोगे। और अगर मान लीजिए आपको पता है कि हमको फाइनल स्टेप लेना है तो उसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, आगे का कैलकुलेशन आपका स्मूथ हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर जिनका छूटा है वो एक बार लिख लीजिए, और जिसको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आए वो एक बार पूछ लीजिए, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।